गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप पोसवाल आपका जो है क्या कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास थी, ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लास हमारी लगातार सीरीज में चल रही है। 10 क्वेश्चन लेके आते हैं हम, 10 क्वेश्चन एवरी डे। और एवरी डे में हम 10 क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको याद रखना चाहिए। 16 सितंबर का आज करंट पढ़ाना है, डेली डोज के नाम से आती है। आप लोग जो है क्या कहते हैं, हम इस चैनल को लगातार अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट है, लोगों तक शेयर कीजिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इसका, ठीक है। तो हम आते हैं पहले एक मोटिवेशनल थीम के साथ अपनी। देखो, दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊँची मत करो। मतलब कभी किसी से लड़ाई वड़ाई मत करो यार, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। मतलब ना तो किसी के सामने शोर मचाना, ना लड़ाई करना है। अगर कोई तुमसे कुछ कह रहा है, हाँ ठीक साहब आप सही कह रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा पर्सनैलिटी बनाओ कि लोग आपको सुनने के लिए इंतज़ार करें, वेट करें आपका कि साहब आ रहे हैं और साहब को हम सुनेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ सचिन जी का, सचिन तेंदुलकर जी का। सचिन तेंदुलकर को भगवान इसलिए नहीं कहा जाता कि वो क्रिकेट अच्छा खेलते थे, भगवान इसलिए कहा जाता है क्रिकेट खेलने के साथ साथ वो अच्छे इंसान भी थे। उसका एग्जाम्पल है कि चाहे ऑस्ट्रेलियन टीम हो, बहुत लंबे समय तक चली, चाहे पाकिस्तान टीम हो, और या फिर उनके समय की वेस्ट इंडीज़ टीम हो। ये टीम जो है स्लीडिंग करती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, यहाँ तक कि मीडिया में आके हम सचिन को इस बार ऐसा कर देंगे, इस बार ऐसा कर देंगे। सचिन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनका जवाब सिर्फ बल्ले से आता था। कभी उन्होंने जो है कभी किसी मीडिया के सामने कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं कहा, इसीलिए भारत रत्न मिला उनको। तो इसको आप ध्यान रखेंगे जो बात मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको नौकरी लगा कर दिखाना है और अच्छी नौकरी लगा कर दिखाना है। उसके बाद ये लोग अपने आप शांत हो जाएंगे, जितने लोग आपसे नहीं बोल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली एआई, देखो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या होती है? ये आपके सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करती है। प्रभावित का मतलब आप जैसा सोचोगे, जैसा समझोगे, वैसा कंप्यूटर आपके सामने उठा कर रख देगा। ये नई चीज़ें आ गई हैं, बहुत खतरनाक आ गई हैं। तो एआई मंत्री नियुक्त हो गया। सोचो, एआई जो है ना, एआई मानव सभ्यता का विनाश और विकास दोनों का कारण है, याद रखना। मानव सभ्यता के विनाश और विकास तो है ही है, क्योंकि इससे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा, उतनी तेज विनाश भी होगा। विनाश कैसे होगा? किसी दिन एआई पढ़ाएंगे तब पता चलेगा विनाश कैसे कर देगी मानव सभ्यता का। तो इसका आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है। उससे पहले हम थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन है। आज बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। कोपेनहेगन है। आइसलैंड की रियाजविक है, रियाजविक। एस्टोनिया की मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी, तल्लीन। और अल्बानिया के और याद कर लें, तराने संगीत, ठीक है। ये अल्बानिया की कैपिटल है। इन कैपिटल के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो इसलिए बात कर रहे थे कि आओ एआई की गहराई में गोता लगाएं। और आपको कल अफ्रीका समझा था, आज समझते हैं यूरोप। किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ने से पहले उसके चारों तरफ की बाउंड्री को पढ़ते हैं, सी बाउंड्री को पढ़ते हैं, पानी वाले रास्तों को पढ़ते हैं, और वो किस किस कॉन्टिनेंट अन्य कॉन्टिनेंट से लग रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे हम बात करें तो ये आर्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर सबसे ऊपर होता है नॉर्थ में, तो ये आर्कटिक सर्किल भी इससे होकर गुजरता है, ध्यान रखेंगे। ये रूस है। ये रूस जो है वो वाला पार्ट है यूरोप का, और ये वाला रूस कौन सा? एशिया का पार्ट है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, एशिया यूरोप के बीच में क्या है? रूस है। और रूस का जो एक यूराल माउंटेन है, ये बाउंड्री बनाता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। एक कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान कहाँ पड़ता है? एशिया में। एक कैस्पियन सी बाउंड्री बनाता है। इसका एक मैंने कोड भी बताया था, KARTI, करती याद रखेंगे। करती में क्या है? K फॉर कजाकिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, और I फॉर ईरान। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। देखो ईरान ये टच कर रहा है, ठीक है। ये एशिया है, इराक, सीरिया, ये सब, अजरबैजान, तुर्की जो है ये भी एशिया का भाग है, ठीक है। मतलब सॉरी, यूरोप का भाग है। अब जैसे कि ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बारे में मैंने कोड बना रखा था, टी बर्गर। आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, तो याद रखेंगे कौन कौन से कंट्री हैं, और टी बर्गर के नाम से याद कर लेंगे। अगर हम इधर की तरफ आ जाएँ, किधर आ जाएँ, कहाँ? अटलांटिक ओशियन से इसकी सीमा लगती है। यहाँ बैरेंट सी से सीमा लगती है, देखो ये रही, बैरेंट सी से सीमा लगती है। और साउथ में लगती है मेडिटेरियन सी से। क्या लगती है? मेडिटेरियन से, भूमध्य सागर से साउथ में। ये नॉर्थ है, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट, ठीक है। ये याद रखेंगे, ईस्ट ये रहा। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है अलग से जिसका नाम है यूके। यूके में 4 देश हैं,
कौन कौन से देश हैं? एक तो स्कॉटलैंड है, एक इंग्लैंड है, एक वेल्स है और एक आयरलैंड है। चारों देशों को मिला के यूके है, यूके की महारानी है जो इनकी शासन करती हैं आज तक। बेल्जियम की कैपिटल क्या? ब्रुसेल, नाटो का हेडक्वार्टर यहाँ। डेनमार्क की राजधानी मैंने अभी बता दिया आपको, कोपेनहेगन है। पोलैंड की राजधानी वर्साई है, वर्सा नहीं वारसा, ठीक है, वर्षा मत याद करना। मैंने आप लोगों को बताया था बाल्टिक सी कंट्री हैं कई सारे, एस्टोनिया, लाटीविया की कैपिटल मैं एस्टोनिया की अभी बता चुका हूँ आप लोगों को। एस्टोनिया की क्या है? तल्लीन है। लाटीविया की रीगा बता चुका हूँ। लिथुआनिया की आप बता देना कमेंट सेक्शन में। इसकी कैपिटल है मिन्स्क कैपिटल है। यूक्रेन का देखो रशिया से विवाद है, ये रशिया ये यूक्रेन है, तो ये कीव, ये मालडोवा है, ये किससे अलग हुआ? रोमानिया से अलग हुआ, मालडोवा कंट्री, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर ये अफ्रीका से बात करें तो यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर वाटर स्टेट किस किस के बीच में? स्पेन और मोरक्को के बीच में, ठीक है, ये आ गया मोरक्को। यहाँ पर कौन सी कैनाल है? स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल किस में? भूमध्य सागर और लाल सागर, यहाँ पर लाल सागर है। इसका कोड मैंने आप लोगों को बताया था, भूला। आ रही बात समझ में? ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये नॉर्वे है। नॉर्वे कैसे? मिडनाइट सन कंट्री है। और नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन भी कहते हैं, ठीक। डेवियन। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो डैन्यूब है। कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में गिरती है, ठीक है। कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में गिरती है। तो इस तरीके से ये है। डैन्यूब 5 राज्यों की राजधानी से गुजरती है और उनको 2 पार्टों में डिवाइड करती है। जैसे कि रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट में जो है क्या कहते हैं उसको, बुखा और रेस्ट में पेस्ट वो करती है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और बुडा और पेस्ट में अलग करती है। ऑस्ट्रिया से भी होकर गुजरती है। तो कहाँ गिर जाती है? ब्लैक सी में गिरती है, काला सागर में गिरती है, ठीक है। ये हमें फिजिकल मैप में पता चलेगा, इसको जरूर याद कर लेंगे। माल्टा आ चुका है कई बार क्वेश्चन, भूमध्य सागर का एक आइलैंड है। ये सिडनी किसका? इटली का। सिसिली इटली का पार्ट है, ठीक है। कोर्सिका किसका पार्ट है? इटली का पार्ट है, लेकिन है किसके कब्जे में? फ्रांस के कब्जे में। स्लोवानिया ये है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पूरी पिक्चर इसमें से लगभग क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और जैसे धीरे धीरे आएंगे तो हम कुछ ना कुछ पढ़ाते रहेंगे नया। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य भारत 2025 विश्व वैश्विक मेगा खाद्य आयोजन, इंग्लिश में पढ़ ले। हु विल बी इनॉग्रेट द 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बर्ड फूड ऑफ इंडिया। तो बर्ड फूड ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने, और कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में भारत मंडप में, नई दिल्ली में किया। इसमें किया? नई दिल्ली में किया, ठीक। क्या है ये? फ्रूट, एक तो होता फूड, एक होता फूड प्रोसेस। तो फूड तो समझ लो क्या है? खाना, जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, ये सब चीज़ें हम खा सकते हैं। और प्रोसेस का मतलब है जैसे गेहूँ से ब्रेड बना ली, बिस्किट बना लिए हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रोसेस होती हैं। जैसे दूध है, दूध से बटर बना लिया, ये प्रोसेस किए गए फूड हैं। तो प्रोसेस में ही ज़्यादा फायदा है क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो भारत ने इसीलिए अपना ये काम किया है। वैश्विक मेगा फूड इवेंट्स बर्ड फूड इंडिया WFI के 2025 के 4वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2025 को शाम को 6 बजे करेंगे। अभी होने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है? भारत को विश्व के खाद्य केंद्र के रूप में लाना है। कैसे? खाद्य प्रसंस्करण से। किससे लाना? खाद्य प्रसंस्करण है। कराता कौन है? ये FAO कराता है। कौन कराता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी पहल है? UN की पहल है। UN की पहल है। क्यों? क्योंकि UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनमें पहला ही गोल है 0 हंगर। आपको याद हो तो याद कर लेना। 17 गोल, ये 17 गोल कब तक? 2030 तक हमें पूरे करने हैं। कब आए थे? 2015 में आए थे ये, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में। ये सारी चीज़ें हो गई। कब आया? 16 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित हो, और हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। सारी बात समझ में? ये है FAO की कहानी, ठीक। यह मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। सियाम को समझ जाना। सियाम क्या है? सियाम थाईलैंड को कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सियाम हमेशा किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। तो सियाम युद्धाभ्यास किससे होगा? थाईलैंड से होगा। थाईलैंड की कैपिटल आप लोगों को पता है, बैंकॉक है। वियतनाम के बारे में आप जानते हैं, हनोई है कैपिटल। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा हो गई, श्री जयवर्धनेपुरा। और म्यांमार की नापियाडे ये कैपिटल हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम। भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब, ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। भारत रत्न भूपेन हजारिका कहाँ की? असम की हैं ये। असम की एक गायिका थी, उनको मिला है ये, ठीक है। भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने लिखी है? अनुराधा शर्मा जी ने लिखी है। शर्मा जी ने ये किताब लिखी है। इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, जरूर याद रख लेना। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप
ठीक है, तो ये किया गया है जापान में। कहाँ किया गया है? जापान में। ठीक है, जापान में क्या हुआ है देखो, जापान में 13 से 21 सितंबर 2025 तक टोक्यो में किया जा रहा है। यहाँ 200 देशों से अधिक 2000 लोग भाग लेंगे। इसका सबसे पहला आयोजन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का सबसे पहला आयोजन और फिनलैंड में किया गया। अच्छा याद रखना, विश्व पैरा, या कल पढ़ाऊंगा मैं, फिर भी आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एथलीट चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? 2025 कहाँ हो रही है? भारत में, नई दिल्ली। ये भी याद रखना, भारत में हो रही है। पैरा वाली, पैरा मतलब पैरा क्या होता है? पैरा ओलंपिक होते हैं, जैसे ना जो पैरा को तो आप जानते हैं, जो लोग हैंडीकैप्ट होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, आ जाते हैं समिष्ठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समिष्ठा सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। क्या हुआ है कि दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, कौन सा? भारत और भारत के पड़ोसी देश, भारत और भारत के पड़ोसी देश, पाकिस्तान भी शामिल है साउथ एशिया में। तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच में जितनी भी संस्कृति का आयोजन हुआ है, वो कहाँ हुआ है? इसी में है। और एक इनकी पांडुलिपियों को सुरक्षित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सुरक्षित किया जा रहा है। भारत और दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों के पारस्परिक परख और डाटाबेस के लिए डिजिटल संग्रह बनाने की एक पहल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और पुस्तकालय और अभिलेखागार और भंडार गिरोह में रखी हुई पांडुलिपियाँ केंद्रित है। ठीक है, इस पर केंद्रित है ये। नेक्स्ट चलते हैं। 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड IESO 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये चीन में आयोजित किया गया था। और इसमें भारत ने 7 पदक जीते। कितने पदक जीते? 7 पदक। इंपॉर्टेंट है ये 7 पदक। 7 पदक कौन कौन से हैं साहब? कितने जीते? 1 गोल्ड जीता, 4 रजत जीते, 2 कांस्य पदक जीते हैं, 4 और 5 5 तो 7 पदक जीत लिए। ठीक है, भारतीय छात्राओं ने। तो याद रखेंगे 18वें पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ पर है? भारत में है। यूनेस्को की संभावित सूची में एर्रा मिट्टी और डिब्बालू और तिरुमाला हिल्स याद रखना आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये यूनेस्को की संभावित सूची कुछ नहीं होती है, भारत की तरफ से सूची भेजी जाती है और फिर उसके बाद यूनेस्को उसको कंसीडर करता है और कंसीडर करने के बाद अपनी सूची में रख लेता है और अपनी सूची में रख लेता है। उसके बाद गारंटीड ये लोग उसमें संभावित सूची में आना ही आना है। तो इसका मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये आएंगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की हैं ये। आंध्र प्रदेश की एर्रा मिट्टी, डिब्बालू, लाल रीते के टेले और तिरुमाला पहाड़ियाँ प्राकृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को में आनी ही आनी है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना याद रखेंगे 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर पेरिस। बस इतना याद कर ली, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना कितनी यूनेस्को साइट हो गई हैं अभी। मराठा किले भी याद करे गए हैं, मतलब जोड़े गए हैं यूनेस्को साइट। ठीक है, और चलो वो बाद में पूछेंगे सिटी कितनी, पहले इसके बारे में बताना। 9वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर राज्य में गर्रा निमेशियन नाम की एक नई मछली मिली है। देखो जैव विविधता इसी को कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या होती है कि पुरानी चीज़ें लुप्त भले ही हो जाएं तो नई प्रजातियाँ मिलती रहती हैं। तो ये नई प्रजातियाँ मिली है और ये कहाँ मिली है? मणिपुर में मिली है। कहाँ मिली है? मणिपुर में। और मणिपुर में मैंने आपको बताया था एक झील भी है, लोकटक झील। कहाँ है? उस पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है कैबुल नाम जाओ। और वहाँ पे एक हिरन भी मिलता है, जिस हिरन को क्या कहते हैं? डांसिंग हिरन मिलता है। और उसको क्या कहते हैं हम? डांसिंग हिरन, डांसिंग डियर। क्यों करता है वो? असल में होता ये है कि डांसिंग डियर इसलिए कहता है, जैसे ये पूरी की तरह ये है एक झील है, झील में ना छोटे छोटे वो बने हुए हैं टापू से, उनको फुमड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमड़ी। तो फुमड़ी से, एक फुमड़ी से दूसरी फुमड़ी पे जब वो जाता है, दूसरी फुमड़ी से तीसरी फुमड़ी में जाता है, तो उसको डांसिंग डियर भी कहने लगते हैं। ठीक है, चलो आप कमेंट सेक्शन में, मैं तो बता ही दूंगा, फिर भी कमेंट सेक्शन में आप ये बताना कि डांसिंग डियर कौन से हैं, क्या नाम है उसका। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है डांसिंग डियर वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते हैं तो वो हिलता हुआ दिखाई देता है, नाचता हुआ, इसलिए डांसिंग डियर कहते हैं उसको। ठीक है, ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, केवल नाम जाओ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक, मणिपुर में है। ठीक है, कामजोंग जिले में नब्बाशी घाटी के पास चिन्विन नदी की सहायक नदी तारी तुलोक। इतना याद करने की जरूरत नहीं, खाली इसका याद कर लेना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है,
हो जनजाति, देखो हो जनजाति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड में मिलती है, झारखंड में, और झारखंड के कोल्लन में, याद रखेंगे, ठीक है। एक जनजाति और मिलती है बिरहोर, झारखंड में, इसको भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये झारखंड में मिलती है। हो जाती इतिहास में भी इम्पोर्टेंट रही है और इसीलिए इसमें इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है और आप इसको ज़रूर याद कीजिए। ये हमारा थैंक यू फॉर लर्निंग अड्डे में आ गए हम। 10 क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर इसको पढ़ें तो बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी क्लास लेने के लिए, मेरे सेशन को देखने के लिए। थैंक यू।